Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today, our topic is double column cash book. What is double column cash book? A cash book having two columns called double column cash book. One column for cash, one column for book, bank account. Same, one column for cash and one column for discount. And third part of this type, one column for bank account and one column for discount. First column to cash and bank. Second column bank and discount. And third type discount and cash. These are the three types of double column cash book. See here, it is a cash book with two columns on each side. One column for recording cash transaction and the other column for recording बैंक ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पर हम टू कॉलम्स जो हैं, एक कॉलम हमारा कैश की ट्रांजेक्शन का रहेगा और दूसरा कॉलम हमारा बैंक की ट्रांजेक्शन का रहेगा. The advantage of maintaining such a type of cash book is that cash column and bank column represent cash account and bank account respectively. कैश बुक की यही एडवांटेज है इस टाइप की डबल कॉलम रखने की. आपको कैश का और बैंक का एक ही जगह पर जो है आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं. आपको डिफरेंट बैंक अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती है और ना ही लेज़र में आपको कैश और बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है. फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व्ड फॉर प्रिपेयरिंग सच ए बुक. कुछ रूल्स हैं जो कि बुक में आपको बनाने से पहले ऑब्जर्व करने चाहिए. ए बैंक अकाउंट इज़ ए पर्सनल अकाउंट एंड सच द रूल एप्लीकेबल टू ए पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर should be followed while recording transaction in the bank column of the cash book. Thus, for cash deposited into bank, the bank would be receiver and hence would be debited in the bank column of the cash book. Similarly, for cash withdrawn from bank for check issued, the bank would be giver, hence would be credited into the bank column of the cash book. तो आप यहाँ देखेंगे कि जब हम बैंक को हम एक पर्सनल रिप्रेजेंट बैंक को हम एक आर्टिफिशियल पर्सनल मानते हैं तो उस पर रूल भी क्या है, पर्सनल अकाउंट का ही फॉलो होगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर. तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर जब हम फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा कि जब आपने बैंक से कैश निकाला, तो बैंक क्या होएगा, देने वाला है, गिवर है. तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. लेकिन अगर बैंक में आपने डिपॉजिट कराए हैं तो बैंक कौन है, रिसीवर है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सेकंड आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस. As the cash column would always show a debit balance, it will be written to balance BD on the debit side. ये तो आपको पहले से ही बता दिया था. लास्ट वीडियो में मैंने ये बात करी थी आपके साथ कि
जब भी हम कैश कॉलम की बात करते हैं तो क्या होता है कि हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा उसका। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में टू बैलेंस बीडी ऑन द डेबिट साइड लिखा जाएगा, और बट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम में बी गिवन एज डेबिट और क्रेडिट। बैंक का जब बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट हो ऐसा नहीं है, मतलब कि कहने का मीन ये है कि अगर बैलेंस बैंक में हमने लोन ले रखा हो, मतलब कि एक ओवरड्राफ्ट हमारी एक लिमिट होती है, जब बैंक से हम अपने करंट अकाउंट पर एक लिमिट पर पैसा जो है वो बैंक में बैलेंस ना होने पर भी निकाल सकते हैं। तो ऐसी लिमिट जो हमारी अमाउंट निकली होगी बैंक से, हमारा ज़ीरो बैलेंस होने पर भी हम जो है नेगेटिव में पैसा निकाल सकते हैं, उसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि एक तरह से हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। जब लाइबिलिटी होती है तो वो हमारा कौन सा बैलेंस कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। तो इसीलिए बैंक कॉलम में बी गिवन एज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इफ द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग विद द टू बैलेंस BD on the debit side, and if the credit balance of bank is given, it will be written as by balance BD on the credit side. थर्ड पॉइंट हमारा है कॉन्ट्रा एंट्रीज का। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्रीज? व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक और व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब आपने कैश डिपॉजिट कराया और कैश को निकाल लिया, तो क्या होगा? दोनों ही केसेस में आप क्या कर रहे हैं, आपका ट्रांजैक्शन जो है एक ही ट्रांजैक्शन की वजह से आपके दोनों अकाउंट पर असर पड़ रहा है, दोनों अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आपको एंट्री करनी पड़ेगी। कैश के साइड में अगर आपने डिपॉजिट कराया है बैंक में, तो आपको करना पड़ेगा क्या? टू बैंक। कैश की क्रेडिट साइड में क्या करना पड़ेगा? बाय बैंक। और बैंक की डेबिट साइड में क्या करना पड़ेगा? टू कैश। अब दो कॉलम वाली बुक है तो उसमें हम क्या करेंगे, उनके आगे सी वर्ड लिख देंगे। सी वर्ड जो कि ये दिखाता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब एक ही एंट्री की वजह से दोनों एंट्री को इफ़ेक्ट कर रही है, और इसीलिए हम इसके आगे सी वर्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज लिख देते हैं। दिस इज द रूल फॉर कॉन्ट्रा एंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। When cash is deposited into bank, it increase the bank balance and reduce the cash balance. It affect the cash column as well as the bank column. तो ये दोनों को इफेक्ट कर रहा है। Same amount is recorded on the debit side as well on the credit side. Debit side में क्या होगा? To cash account is written and the credit side by bank account is written. तो सेम एंट्री से जब हम सेम को करेंगे तो एंट्री क्या होगी? डेबिट साइड में बैंक हो जाएगा, क्रेडिट साइड से कैश हो जाएगा। तो एंट्री जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ एग्जांपल में, व्हेन वी डिपॉजिट 2000 इनटू बैंक, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज ऑलवेज। तो क्या होगा? डिपॉजिट कराए बैंक में, तो बैंक में मनी आई, बैंक रिसीवर है, तो एंट्री क्या करेगा? बैंक की डेबिट साइड में यहाँ पर कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम आप देख सकते हैं, तो बैंक के कॉलम में मनी जाएगी कितनी? 2000 से। तो एंट्री क्या होगी? टू कैश अकाउंट। और यहाँ पर कैश जो है वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया है। अब कैश रिड्यूस कब होगा? जब पेमेंट होगी। पेमेंट कब हो रही है? अब हो रही है। कहाँ हो रही है? बैंक में जा रहे हैं, तो बैंक जो है बाय बैंक हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों एंट्री में LF के कॉलम में C लिखा है। C मतलब कॉन्ट्रा एंट्रीज। सेम ऐसे ही कैश को अगर आप विड्रॉ करते हैं फ्रॉम बैंक से फॉर ऑफिस यूज़ के लिए, तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा और कैश बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस केस में क्या आएगा?
अपोजिट एंट्री हो जाएगी जो ऊपर की थी उसके। देख सकते हैं आप यहाँ, फॉर एग्जाम्पल वी विड्रू 2500 फ्रॉम द बैंक। तो बैंक से हमने निकाल लिया, बैंक से निकाला तो हमारे पास क्या आया, कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश की डेबिट साइड में देखो अमाउंट टू बैंक के नाम से एंट्री होगी। और अब बैंक क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो बैंक की क्रेडिट साइड में बाय कैश हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप दोनों के आगे सी वर्ड लिखा है। उसके बाद जो हमारी बात है वो है रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। अब आपको किसी से चेक रिसीव होता है या बैंक ड्राफ्ट रिसीव होता है, सेम ऐसा ही करेंगे अगर वो सेम उसी डे पर डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में। सेम डे अगर बैंक में डिपॉजिट हो जाता है तो यही चीज़ उसमें होगी। अगर चेक रिसीव हुआ है लेकिन डिपॉजिट सेम डे नहीं कराया गया है तो आप उसको जर्नल एंट्री में करेंगे, क्या, चेक इन हैंड के नाम से, टू बनर्जी। मान लीजिए बनर्जी से आपको मिला। अब मान लीजिए किसी अदर डे पर आप उस चेक को डिपॉजिट करा रहे हैं, तो जिस दिन चेक डिपॉजिट कराएंगे उस दिन हम क्या लिख देंगे, बैंक में मनी आई, बैंक अकाउंट डेबिट, किससे, टू चेक इन हैंड से। तो यहाँ आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड से, बैंक की डेबिट साइड में हो रहा है, अमाउंट आ रही है और टू चेक इन हैंड लिख दिया गया है। अगर उन्होंने क्या कहा है, 15 फरवरी को चेक रिसीव हुआ, 15 फरवरी को रिसीव हुआ, चेक इन हैंड आया टू गुरप्रीत। अब चेक इन हैंड टू 20 तारीख को डिपॉजिट करा दिया गया है। सेम अगर आपको क्वेश्चन में पेमेंट करनी है चेक से, इन द क्वेश्चन समटाइम देयर इज नो इन्फॉर्मेशन एज टू डिपॉजिट डेट ऑफ चेक। अगर आपको कई बार क्वेश्चन में जो रिसीव हुआ था चेक उसकी डेट नहीं दी गई कि किस दिन आपने डिपॉजिट कराया, तो हम ये मान कर चलते हैं कि वो सेम डे पर ही डिपॉजिट हुआ। ये बात जो है वो ऊपर वाले केस की है। उसके बाद जो बात आती है पेमेंट बाय चेक की, आप ध्यान से समझेंगे पेमेंट बाय चेक क्या है। आपने चेक से पेमेंट करी, जैसे ही आपने चेक से पेमेंट करी आपका बैंक कॉलम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है। तो बैंक की क्रेडिट साइड में आप क्या करेंगे, बैलेंस जो है वो डिडक्ट दिखा देंगे, मीन्स आप एंट्री कर देंगे कि हमने पेमेंट कर दी। डिसऑनर ऑफ ए चेक। अब डिसऑनर होना क्या होता है, ध्यान से समझें। डिसऑनर क्या होता है, एक कस्टमर से आपको एक चेक मिलता है, आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं कलेक्शन के लिए, लेकिन उस अकाउंट में, उस कस्टमर के अकाउंट में मनी ही नहीं है। अब मनी नहीं है या फिर किसी अदर रीज़न से वो चेक जो है वो बिना अमाउंट रिसीव करे ही खाली आ जाता है, वापस कैंसिल होके आ जाता है, मीन्स इसमें अमाउंट नहीं है। तो उस चेक को हम क्या कहते हैं, डिसऑनर होना। उस चेक को क्या कहते हैं हम, डिसऑनर होना। चेक डिसऑनर हो गया। अब क्या होगा, अब जब पर्सन से हमको चेक मिला था तो हमने क्या एंट्री करी थी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, अब एग्जांपल ले रहे हैं, राम कुमार जो है उसने 20,000 रुपीज़ से हमने उससे रिसीव किए, तो टू राम कुमार लिख दिया, चेक इन हैंड डेबिट टू राम कुमार लिख दिया, मतलब राम कुमार हमारा डेटर था, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब जब चेक जो है वो डिसऑनर होगा तो राम कुमार वापस क्या हो जाएगा, हमारा डेटर बन जाएगा। तो देखेंगे यहाँ, इफ ए चेक रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर एंड एंट्री विल बी मेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक entering the amount of the dishonor check in the bank column. पर्टिकुलर कॉलम नेम ऑफ द कस्टमर विल बी एंटर्ड। तो वही नेम ऑफ द कस्टमर जो है वो एंटर हो जाएगा, मतलब कि
हम बैंक से अमाउंट जो है वो चली जाएगी, तो राम कुमार वापिस से क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्या क्रेडिट हो जाएगा, बैंक से पैसा जो आ रहा था वो वापिस हो गया, तो टू बैंक हो जाएगा। तो बैंक के कॉलम में बाय राम कुमार आप लिख देंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैश डिस्काउंट। व्हाट इज कैश डिस्काउंट? व्हेन वी पेड प्रॉम्प्ट पेमेंट, we received cash discount and we give cash discount to customer. In a cash book having cash and bank columns, the amount of discount is recorded in journal proper. अब दो कॉलम है कैश का और बैंक का, और अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं या अलो कर रहे हैं तो क्या होगा, उसकी एंट्री जो है वो जर्नल में होगी। एंट्री कैसी होगी, वही अगर आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव किया तो डिस्काउंट रिसीव्ड में आपकी इनकम में क्रेडिट साइड में हो जाएगी। इसके बाद हमारी जो बात है वो है बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग कैसे शो करते हैं? बैलेंसिंग आपको पता है, कल भी बताया था, मींस मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की सारी आइटम्स को, हम सारी ट्रांजेक्शन्स को नोट कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा दोनों साइड का टोटल होता है, हम वो दोनों साइड का टोटल करते हैं। जब एक साइड एक्सीड है दूसरी साइड से, मान लीजिए डेबिट साइड एक्सीड है क्रेडिट साइड से, तो हमारा कौन सा कॉलम होगा, कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। और अगर क्रेडिट साइड एक्सीड है डेबिट साइड से तो हमारा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड का बैलेंस। तो जोन सी साइड में हम बैलेंस इक्वल करने के लिए करेंगे तो वहाँ पर हम टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी का यूज़ करेंगे। आपको सबको पता है कि डेबिट साइड में टू का यूज़ होगा, क्रेडिट साइड में बाय का यूज़ होगा। कैश कॉलम का हमेशा ही एक्सीड रहेगा डेबिट साइड, क्योंकि रिसिप्ट साइड हमारी जो है वो इंक्रीज, हमेशा रिसिप्ट साइड में कुछ ना कुछ पेमेंट अमाउंट रहेगी, तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर रिसिप्ट साइड कभी भी ऐसी नहीं होगी कि वो क्रेडिट बैलेंस दिखाए अपना। लेकिन बैंक कॉलम का दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट का करंट अकाउंट पर आपको एक लिमिट होती है, आप ज़ीरो बैलेंस के बाद भी नेगेटिव में अमाउंट निकाल सकते हैं। तो उस केस में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट में की वजह से जो है आपका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। करते हैं इसी से स्टार्ट क्वेश्चन 6। एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। आपको कैश बुक बनानी है जिसमें कैश और बैंक कॉलम दोनों होने चाहिए। कैश इन हैंड 4000 बैलेंस दिखा रहा है, कैश एट बैंक का डेबिट बैलेंस